क्या हुआ, तबीयत ठीक है? बजाज ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा थामते हुए पूछा। हाँ हाँ, वो बस थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, दिल भी बहुत अजीब हो रहा है। वेटर 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 को आवाज़ देने पर वो तक आया जब बजाज ने कहा, एक ठंडा ऑरेंज जूस लाओ फ़ौरन। बजाज ने इसे कमर से थाम के खुद से लगाया और उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। ख्याल नहीं रखती तुम अपना, बिल्कुल भी, एक ही जान है मेरी, इसे भी हल्कान रखती हो। इतना क्यों परेशान हो रहे हो बजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान। शांजे के बजाज को जान कहने पर बजाज के लबों पे जानलेवा मुस्कुराहट आई और उसने कहा, जब तुम मुझे ये जान कहकर पुकारती हो तो दिल चाहता है तुम पे जान वार दूँ अपनी। अल्लाह न करे बजात कभी आपको मुझे ये अपनी जान वारनी पड़े। बेटा ने ठंडा जूस ला के दिया जो अपने सामने बजात ने शांजे को पिलाया। पापा पापा। आशिर एकदम भागता हुआ इन दोनों तक आया और बोला, और कुछ और आया था, मगर शांजे का चेहरा देख एकदम इसका चेहरा थाम के परेशान होकर पूछने लगा, मम्मा आप ठीक हो? 5 साल के बच्चे की इतनी केयर पे शानदार ने से झुक के प्यार किया और कहा, आशिर की मामा बिल्कुल ठीक है। वैसे लिटिल जैम आप क्या बोलने आए थे? बजात ने इसे अपने गोद में उठा के इसे बाल संवारते हुए कहा। बजात ने इसे अपनी गोद में उठा के इसके बाल संवारते हुए कहा, पापा वो जैन मामू तीसरी बार में गाल नोच चुके हैं। आशिर ने इतनी मासूम अंदाज में ये बात कही कि बजात और शान से एक साथ कहकमा गूंजा और कहा, चैम थोड़ा बर्दाश्त करो, आने दो जैन जैन मामू का लिटिल चैम, हम दोनों मिलके इसके गाल नोचेंगे। बजात के बोलने पर आशिर ने खुश होकर अपने पापा को गले लगा लिया। वो दोनों आगे जाने लगे जब आशिर दोबारा पीछे जाके शानजे का भी हाथ थामा और दोनों का हाथ थाम कर वो चलने लगा। मुझे बजात को ये पता चला कि आशिर लुबना से मोबाइल पे छुप छुप के बातें करता है तो वो आशिर को डांटने का इरादा रखता था, मगर इसे शानजे ने कह कर रोका कि अगर आपने इसे इसकी माँ और भाई के जाने के बाद तवज्जो और मोहब्बत दी होती तो इसकी नौबत ना आती। शांति के समझाने ही पे ही अब बताता रोज़ाना टाइम निकाल के आशी से बातें करता, इसका ख़्याल रखता, इसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखता और बताता। इस समझ से ये फ़ायदा हुआ कि आशी ने आहिस्ता-आहिस्ता लुब्ना से बात करना बिल्कुल ख़त्म कर दी। बादल भाई, आपने हमारी डॉक्टर हुंदर को देखा है? असल में मैं मेरी मंगेतर के साथ इनकी शादी में आया था, मगर वो तो कहीं देख ही नहीं रही हैं। हारून ने मुस्कुराहट दबा के हुंजा के तरापे पे निगाह डालते हुए बादल को आँख मारते हुए कहा, हाँ यार, मैं भी अपनी चुड़ैल को ढूँढ रहा हूँ जो ना जाने कहाँ खो गई है। अब जो ये मेरे बराबर में बैठी ये तो कोई अप्सरा है। बादल के बोलने पर चारों मुस्कुराने लगे जबकि हुंजा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। हुंजा की रुखसती का बताया तो बारी-बारी जुआन और सामने इसके सर पे कुरान मजीद रखकर इसे रुखसत करा। भले वो एक ही घर में दू एक भले एक ही कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत होके जा रही थी, मगर रोना तो इसे फिर भी आ रहा था। एक ही घर में सही, मगर हो तो वो पराई गई थी ना। हुंजा का अपने घर में भरपूर इस्तकबाल किया गया था। इसके पीछे सनम ही शान से थे। बजात हॉल से ही अपने घर चला गया क्योंकि कल इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हुमा बेगम को ने साथ घर ले आया था। जॉन भी हीर और सनम के साथ था क्योंकि बाजार ने जॉन की जिम्मेदारी लगाई थी कि सारी रस्मों के बाद शानजे को बाहिफाजत घर पहुंचाना है। हुंजा को बाजिल के कमरे में बड़ी शान से बिठाया गया, मगर हुंजा का दिल आज बहुत तेज तेज धड़क रहा था। अच्छा हुंजा यार, हम लोग चलते हैं, कल आ जाएंगे, ठीक है? सनम के कहने पर हुंजा से गले मिली और वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। बाजिल कमरे में आया तो हुंजा कमरे में घूंघट डाल के बैठी थी। बाजिल ने अपना कुल्ला उतारा, उसके पास आके इसका घूंघट ऊपर किया। बादल के चेहरे पे आज अलग ही मुस्कुराहट थी। इसने बहुत आराम से, बहुत मान से हुंजा को अपने सीने से लगा के धीरे से कहा, महरम रिश्ते में बंध कर अपने महबूब को गले लगाने का मज़ा ही अलग है। बादल के कहने पे हुंजा शर्मा गई जब बादल ने उसका दुपट्टा इसके सर से आज़ाद करते हुए कहा, यार तुम लड़कियों पे भी आफरीन है। इतना हैवी मेकअप, इतना हैवी ड्रेस पहन के इतनी देर तक बैठी हो, वो भी सिर्फ अपने शौहर के लिए। ये कह के बादल ने हुंजा को गोद में उठाया जब हुंजा ने इसकी शेरवानी पकड़ते हुए कहा, बादल वो मैं खुद हमेशा जो शेरनी बनी रहती थी आज भीगी बिल्ली बनी हुई थी और इस रूप में वो बादल की नीयत बार बार ख़राब कर रही थी। बादल जो इसे ड्रेसिंग रूम ले जाने का इरादा रखता था, मगर फिर खड़े होकर अपनी शेरवानी उतारी। बादल के नंगे बदन को देखकर हुंजा ने अपनी गर्दन झुकाई। बादल के पास आकर बैठा और दराज में से एक मखमल का बॉक्स निकाल के खोला और उसमें से खूबसूरत से कंगन निकाल के हुंजा को पहनाए। हुंजा ने जब ये कंगन देखे तो शौक अंदाज में बादल को देखकर कहने लगी, बादल ये तो वही कंगन है ना? हाँ हुंजा, ये वही कंगन है जो तुम्हें 15 साल की उम्र में पसंद आए थे और तुमने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं तुम्हें ला दिला दूँ।
मगर इस वक्त मेरे पास अपने खुद के पैसे नहीं थे, मगर मैंने खुद से वादा किया था कि जिस दिन तुम मेरी महरम बन के मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी, इस दिन मैं तुम्हें ये अपनी कमाई से ख़रीद के पहनाऊँगा। बादल की बात पे हुंदा बादल के सीने से लग गई, तशक्कुर के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अब तुम ऐसे मुझसे चिपक के मुझे बेईमान कर रही हो। बादल के कहने पर हुंजा ने उसको मुस्कुराते हुए अलग हुई और उसके कंधे पे हल्की सी झपट लगाई। बादल ने धीरे-धीरे उसका वजूद झूली से आज़ाद किया। खामोशी से इसे ढकने के बाद बादल ने इसे लिटा के उसके लबों पे चुप किया। हुंजा की दिल की धड़कन बादल बहुत आसानी से सुन सकता था। वो लरज़ रही थी। इसके लरज़ते वजूद को बादल ने बहुत मान और इज़्ज़त से अपने वजूद में छिपाया था। आप कब आए थे? इतरत ने उसके सीने पे सर रखते हुए कहा। दोपहर में पहुंचा था। आते ही सबसे पहले अपने बेटों से मिला। शुक्रिया इतरत, मुझे बाप के ओहदे पे फाइज करने के लिए। ये कहकर बिलाती करवट बदली और दर्द के लबों पे छुप गया। एक शादी खत्म हुई तो जान और हीर की शादी का दिन आ पहुंचा। जान की बेसब्री देख के बादल और साइन में इसका काफ़ी रिकॉर्ड लगाया था। वाइट कलर में जान दूल्हा बन के बिल्कुल शहजादा लग रहा था। तो इधर हीर भी लाइट पिंक और वाइट कलर के कंट्रास्ट में मुगलिया ज्वेलरी पहने जवान की टक्कर पे थी। सबसे पहले इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह होते ही जवान ने हीर को अपने सीने से लगाया, बिना किसी की परवाह किए। बजाज ने आगे बढ़कर इन दोनों को अपने सीने से लगाकर जवान के कान में कहा, कुछ तो शर्म कर ले, घर के सब बड़े मौजूद हैं, तुझे अपनी बीवी को सीने सीने लगाने से फुर्सत नहीं। क्या करूँ मामू, बेशर्मी में आपसे ही सीखी है। अब आप तो अभी कुछ देर पहले शान से कोई इशारा करके ड्रेसिंग रूम में बुला रहे थे, जब भी घर के सब बड़े हॉल में मौजूद थे। जवान के जवाब पर बजाज का एक में लगाए बिना ना रह सका। कुछ देर के लिए हॉल की लाइट बंद हुई और एक फोकस लाइट हीर और जवान पे थी। इन पर ढेरों गुलाब की पत्तियां डाली गई, जिसे देखकर हीर के चेहरे पर बहुत हसीन मुस्कुराहट आई थी। आज चांद से हुंजा और सनम ने एक जैसी साड़ी पहनी थी। साइम की निगाह कई बार भटक के सनम पे गई थी। बस एक दिन की बात थी, कल वो उसकी होने वाली थी। बात सुनो, बादल ने हुंजा के पीछे जाके बहुत आराम से कहा। जी, कल रात के बाद काफ़ी खूबसूरत नहीं होगी। तुम मेरी गुरबतों ने काफ़ी खूबसूरत बना दिया है तुम्हें। बादल क्या कह रहे हैं? हुंजा ने शर्माते हुए कहा। क्या अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ भाई? किसका डर है क्या? नहीं, डरी नहीं है, मगर ऐसा है कि बातें अगर कोई कुंवारा सुने तो उसके रहमान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। साइम ने आके बहुत राजदारी से बादल के पीछे आके ये बात कही, जिसे सुनकर हुंजा ने फ़ौरन वहाँ से जाने में आफियत समझी। बादल ने बहुत खान खान नज़र से साइम को देखा, जो अपनी बत्ती सी निकाल कर उसे देख रहा था। अच्छा था, चल जाता फैंटीना, और बाकी की तारीफ कमरे में कर लेना, अभी हीर की रुखसती का टाइम हो रहा है। खुशबू बेगम वहाँ के गले लगी, हीर रोने लगी तो खुशबू बेगम के भी आंसू गिरने लगे। अरे यार मामी, इसी घर में आ रही आपकी बेटी, जिस घर में आप रहते हैं, इतना रुलाएंगी मेरी बीवी को, इसका मेकअप ख़राब हो जाएगा। अभी तक मैंने खुल के तारीफ भी नहीं की। जॉन के कहने पे वहाँ था खुशबू समेट कर सबका कहकमा बूझा। शाहजहाँ बेगम ने मुस्कुराते हुए अदर साहब को देखा और कहा, कुछ ऐसा ही आपने भी कहा था, याद है? आज शाहजहाँ बेगम को इतनी पुरानी बातें याद करते देखकर अदर साहब बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत हल्के से शाहजहाँ बेगम की कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं आज भी आपको अच्छे से बता सकता हूँ आप कितनी खूबसूरत हैं। आदिल साहब की बात पर शाहजहाँ बेगम ने इन्हें घूर कर देखा, जबकि निमरा बेगम आज अपनी बेटी की खुशी में खुश थी। जॉन ने सारी रस्मों को बहुत इंजॉय किया और जैसे ही कमरे में जाने लगा, साइम और बादल ने उसे रोक दिया। अरे अरे दूल्हा और राजा, इतनी भी क्या जल्दी, ज़रा दोस्तों को भी वक्त दे दो। इज्जत से मुझे तुम दोनों जाने दो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, धमकी, साइम ने इसकी गर्दन पे हाथ बचा के कहा। अरे पापा, जॉन के कहने पर अचानक साइम ने इसे छोड़ा तो दौड़ता हुआ कमरे में चला गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया, जबकि जॉन के हाथों में बेवकूफ़ बनने पर साइम और जैन की शक्लें देखने के काबिल थी। ये जो दुल्हन बन के बैठी थी ज़ुआन के इंतज़ार में, इसी तरह से ज़ुआन के आने पे एकदम भौंकलाकर पूछने लगी, ज़ुआन क्या हुआ, आप इस तरह से? अरे यार, तुम्हारे दोनों भाई मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे, इसे चकमा देकर आया हूँ इन्हें। वैसे एक बात बताओ, ज़ुआन ने कहकर अपना एक हाथ उसके आगे किया, जो हीर ने फ़ौरन थाम लिया। पूछे, हीर ने इसके रूबरू आके कहा। तुम आज किससे पूछ के इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरी निगाहें नहीं हट रही तुम पे से। जॉन के कहने में हीर मुस्कुराकर गर्दन झुका गई। हीर की सदा पे जॉन ने इसे कमर से थाम के खुद से लगाया और म्यूजिक सिस्टम पे लगाया। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, ये बोल के जॉन ने उसके माथे पे अपनी लपड़ियों से गोल गोल घुमाया। फिर बेकरारी कैसी है? जॉन ने उसके दोनों हाथ थाम के अपने गर्दन पर डाले। संभलता नहीं ये दिल। जॉन ने उसकी दोनों आंखों को चूमा। कुछ बात आप में ऐसी है। जॉन ने इसे अपनी गोद उठाया और गोल गोल घुमाया। अपनी गोटी उठाकर इसने हीर के साथ कॉफ़ी पिक्स ली और फिर अपनी शेरवानी उतार के इसकी ज्वेलरी उतारने लगा।
जवान मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? मेरी गुर्बत से। ये बोल के जवान हीर को अपनी बाहों में लेकर बेड पे गिरा और उस पे झुकने लगा। इसने हीर की गर्दन पे बेशुमार प्यार किया और दोबारा इसे देखते हुए कहा, सोचा नहीं था कि मैंने कि एक रात मेरी ऐसी भी आएगी। तुमने मुझे माफ़ करके मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है हीर। जान पूरी पूरी पुरानी बातें न दोहराएं। मैं सब कुछ भूल के नए सिरे से आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये बोल के हीर ने अपना चेहरा उठा के जॉन के लबों पे अपने लैब रख के फ़ौरन हटाए। हीर के इस अमल से जॉन के चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट आई। यानी कसम ख़त्म आपकी? हीर ने शर्मा के इसके सीने पे अपना चेहरा छुपा लिया। जॉन ने इसे सीधा किया तो हीर की आंखें अभी भी बंद थी। जॉन की नज़र इसके होठों पे जैसी गई, जॉन इन पे झुकने लगा। फिर एकदम इसे कुछ याद आया तो उठ के अलमारी में से कुछ निकाल के लाया। हीर इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। जॉन ने इसे मुंह दिखाई में एक खूबसूरत सा लॉकेट बनाया जिसपे डायमंड से जॉन लिखा था। और दूसरी चीज़ जब हीर की उंगली में बनाई तो हीर शॉक्ड अंदाज में हीर से कहा, ये आपके पास थी? हाँ जी, इतना बोल के जॉन हीर के लबों पे झुक चुका था। जॉन की बढ़ती जसारतों से कभी हीर अपनी आंखें खोलती, कभी बंद करती। जॉन ने अपने जिस अमल से साबित करा था हीर पे कि वो इससे कितनी नफरत करता है, आज अपने ही इसी अमल से इसे बताया कि इससे वो मोहब्बत इश्क करता है। सुबह हीर की आँख खुली तो जॉन इसे इससे लिपटा हुआ था। हीर ने बहुत आराम से जॉन का हाथ अपने हाथ से हटाया और अपने इर्द-गिर्द अच्छे से चादर लपेट के वो जैसे ही उठने लगी, जॉन ने तेज़ी से उसकी चादर समेट कर उसे पकड़ के खींचा। दोबारा जॉन की मदहोश दोबारा जॉन को मदहोश होता देखकर हीर ने अपनी लब बहुत मुश्किल से जॉन से अलग की और कहा। जॉन ने अपनी गर्दन आँखों में छुपा ली, इसे देखा और कहा, चुपचाप लेटी रहो, मुझे अभी सुकून चाहिए, जो सिर्फ़ तुम्हारी गुर्बत में ही मिलेगा। जॉन ये बोल के दोबारा उसके लबों पे झुकने लगा जब हीर ने उसके लबों पे हाथ रख कर कहा, शर्म कर लें कुछ, आज आपकी बहन की शादी है और आप यहाँ रोमांस कर रहे हैं। तो किसने कहा कि जिस दिन बहन की शादी होती इस दिन रोमांस पे दफ़ा 144 लगी होती है। उफ़ हटे ऊपर से अभी के वरना। हीर ने अपनी चादर संभालते अपनी उंगली दिखा के इसे वार्न किया। हाँ हाँ, आई लाइक योर स्टाइल, जॉन ने इसके लबों को छूते हुए कहा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी इसी पोजीशन में नहीं कि मुझे धमकी दो? जॉन ना करें प्लीज़। उफ़ अच्छा भाई लो, हट गया। जॉन के हटने की देर देखी हीर ने चादर संभाली और वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। उफ़ सनम, तुम तो पहचानने में नहीं आ रही। इतरत के बोलने में बाकी इन तीनों ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। सनम खुद अपना सरापा आईने में देख के हैरान थी। ब्लड रेड और बोतल ग्रीन गडरास के हैवी शरारे में हैवी मेकअप के साथ इंडियन हैवी ज्वेलरी पहने सनम को जो पहली बार देखता पहचान ना पाता। इस पर इसके दूधिया हाथ जो मेहंदी से लबरेज थे। मेहंदी तो बाकियों ने भी लगाई थी मगर सिंपल सी लगाई थी, मगर साइम की फरमाइश पे सनम के हाथ और पाँव में भर भर के मेहंदी लगाई गई थी। निकाहनामे पर साइन करते सनम ने एक बार निगाह उठा के बेज़ाद को देखा तो बेज़ाद ने मुस्कुरा के हाँ में गर्दन हिलाई थी। निकाह के बाद साइम जो डार्क बोतल ग्रीन की शेरवानी में था बेसब्री से सनम का इंतज़ार कर रहा था। जब वो सामने से आती दिखाई दी जिसकी एक तरफ आहाज था तो दूसरी तरफ बेज़ाद। साइम ने जब सनम के दूल्हे बने रूप को देखा तो अपने दोनों हाथ बांध के हिलते हिलते रोने लगा। जॉन और जतन ने जब साइम को रोते देखा तो दोनों ने अपने यार को गले से लगाया। वहाँ साहब ने भी अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखकर इसे अपने से लगा लिया। ही शाम से इतना धुंधला सभी की आंखें साइम को रोता देख के भीग चुकी थी। बलाज और बेज़ाद ने स्टेज के करीब जाकर सनम का हाथ छोड़ा तो साइम ने स्टेज की एक सीढ़ी करके सनम की तरफ हाथ बढ़ाया। सनम ने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा, फिर इसे देखा जो इस वक्त दूल्हे के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। आंखों में भले इसके आंसू थे मगर चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट थी। सना ने थोड़ी देर तक इसे देखा, जैसे इसके हाथ अपना हाथ रखने लगी, एकदम रुक गई। इसका ये अमल वहाँ खड़े किसी नफूस से छुप न सका और सनम की हरकत से साइम को लगा इसके पाँव के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली। सनम के हाथ पीछे करने पे एकदम हॉल की लाइट्स बंद हुई। 2 फोकस लाइट साइम और सनम पे आके ठहरी। जब एक सॉन्ग प्ले हुआ, क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दें आते। सनम ने बजते गानों के बोल खुद भी दोहराए और साइम की तरफ हाथ बढ़ाया मुस्कुराते हुए। कम ऑन साइम, एकदम बदात की आवाज़ गूंजी जहाँ साइम एकदम शॉक्ड हुआ। वही हॉल में जब मौजूद सब लोगों का भी कुछ हाल ऐसा ही था। साइम ने हंसते हुए अपना कुल्ला उतार के पास खड़े जॉन को दिया और सनम का हाथ थामते इसे कमर से थामा। ये जो रहते हैं रहने दे आते, एक बार नहीं 2 बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। साइम ने सनम के दुल्हन बने सरापे को गोल गोल घुमा के इसे कमर से थाम के ऊंचा किया। सुबह तक मान ले मेरी बात। सनम ने साइम के चारों तरफ घूमते हुए हाथ साइम के कंधे पे रख कर नीचे बैठी।
तो ऐसे ज़ोर से नाची आज। सायम ने सनम को गोल गोल घुमाते हुए खड़ा किया कि घुंघरू टूट गए। दोनों ने एक साथ गाने पर असफल होकर स्टेप किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सायम ने मुस्कुराते हुए लब और भीगती आंखों से सनम के माथे पे अपने लब रखे और एक दूसरे के गले लग गए। एकदम हॉल की लाइट ऑन हुई और उन दोनों पर बेशुमार गुलाब के फूलों की बारिश हो गई। पूरे हॉल में तालियां एक बार फिर बजने लगी। सभी इन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। जॉन बादल ने तो खुशी से साइम को गले से लगाया। इधर शान से हीर गुंजा। तीनों ने सनम को लेकर खूब हुटिंग की। सनम को सारी रस्मों के बाद साइम के कमरे में बिठाया गया। हुंजा, शान हीर तीनों वहीं पुरजमान थी। तीनों डांस वाले आइडिया पे सनम को खूब छेड़ रही थी। तो साइम को भी वहाँ बादल, जॉन और बजाज चारों ने घेरा हुआ था। वैसे बजाज मामू, ये डांस वाला आइडिया किसका था? जॉन ने काफ़ी तजस्सुस से पूछा। सनम का और किसका? इसी का प्लान था। वैसे जब सनम ने साइम के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, साइम की शक्ल देखने वाली थी। बता ने जहाँ ये बात कहकर कहकमा लगाया, वहीं इन सबका कहकमा भी निकला और साइम बेचारा शर्म से गर्दन झुका गया। वो लोग भी बातों में लग गए। जब साइम ने मजलूमाना शक्ल बनाकर बेजात को देखा और अपने नृत्य करने वाले अंदाज में इसे आंखों से इशारा किया। बेजात ने इसकी आंखों के इशारों को समझते हुए कहा, चलो भाई, बहुत थकान हो गई। वैसे भी कल वलीमा है, 3 कपल का एक साथ। उठ जाओ, चलो शाबाश। बेजात के बोलने पे सभी उठने लगे। जब साइम ने मुस्कुराकर बेजात को देखा, इसका देखना जॉन से छुप न सका। इसने मुस्कुराते हुए साइम से कहा, हाँ भाई, हमें भी पता है बहुत जल्दी है आपको कमरे में जाने की, मगर ज़रा ठहरे, हमें नेक तो दे दे। शर्म कर ले जॉन, पिछले 2 हफ्ते से तू मेरा काफ़ी बैंक बैलेंस लूट चुका है। अब इज्जत से मुझे जाने दे, वरना। ओह धमकी! जॉन के कहने पे साइम समेत समेत सब हंसने लगे। वहाँ जब बजा तो चले गए थे क्योंकि वो दोनों काफ़ी थक गए थे और कल का सारा इंतज़ाम देखना था। बाज़िल और जॉन को भी फिर से वहीं बैठता देखकर साइम के बस हो गई। उसने जॉन का हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। जॉन ने एक नज़र साइम को देखा, दूसरी नज़र अपने हाथ में डाली जो साइम के हाथ में था। एक घूंस लाकर साइम को देखा और कहा, ज़रा प्यार से भाई, ऐसा ना हो पूरी रात कमरे के बाहर गुजारनी पड़े। अरे मेरे बाप, ये देख मेरे जुड़े हाथ को। तो तुम लोगों ने अपने अपने वक्त पे भरपूर इंजॉय किया और जल्दी कमरे में घुस गए। मेरी बारे में तुम लोगों को न जाने कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं। साइम के चिढ़ने पे बादल और जॉन का कहकमा बूझा और जॉन ने देखा, अच्छा, जब ज़्यादा रोतलू ना बनो, जाओ क्या याद करोगे, मगर जाने से पहले ये बताओ, मेरा काम करा? अरे हाँ मेरे भाई, वलीमे के 1 हफ्ते बाद तेरा काम हो जाएगा। अब जाओ अपनी अपनी बीवी को कमरे से निकालो। बहुत मुश्किल से वो सब गए तो साइम ने फ़ौरन अपने कमरे में गया। कमरे में घुसते ही साइम ने फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया और दरवाज़े से लग के सांस लेने लगा। जब इसकी निगाह ड्रेसिंग के पास खड़ी सनम पे पड़ी, जो अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। साइम ने धीरे से उसे कमर से थाम के खुद से लगाया। साइम की कमर से चूड़ियाँ उतारती सनम के हाथ पल भर के लिए थमे। मेरा वेट नहीं करा? साइम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। साइम, पिछले 6 घंटों से मैंने ये हैवी ड्रेस और ज्वेलरी पहनी है। सनम के बोलने पे साइम मुस्कुराने लगा। साइम, मुझे एक बात बताइए, पूछो जाने सनम। साइम, इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी ड्रेस क्यों लिया आपने मेरे लिए? बस मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें एशियन दुल्हन के रूप में देखने की। ये बोलते हुए साइम ने उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से आज़ाद करी और उसे गोद में उठाया। साइम ने उसे वापस बेड पे बिठाया और कहा, उफ सनम, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस है ये तो। साइम ने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा, अब पता चला, मेरा मेरा सोचे मैं कब से पहनी हुई हूँ ये ड्रेस। अच्छा, एक काम करो, पहले ड्रेस चेंज करो। इतना बोल के साइम ने अलमारी में से एक नाइटी निकाल के इसे दी, जो प्योर ब्लैक थी और पूरी नेट की थी। सनम ने एक नज़र साइम को देखा, फिर होंकों की तरह नाइटी को। आप तो कहते कि आप सुधर गए हैं। साइम जब अपनी शेरवानी उतारा था, सनम के सवाल पे एकदम चौंका और कहा, हाँ तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। मगर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? इसको देखकर लग तो नहीं रहा आप सुधर गए। सनम ने अपने दाँत पीसते हुए नाइटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सनम के इशारे पर साइम ने बहुत मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, शादी की पहली रात अपनी बीवी को नाइटी में देखना गुनाह तो नहीं ना? इससे ये ज़ाहिर होता है कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ। साइम, मैं ये नहीं पहनने वाली। सनम ने इसे साइड पे रखते हुए कहा, अगर तुमने ये नहीं पहनी तो मैं खुद तुम्हें पहनाऊँगा। साइम ने इसे खुद से बेहद करीब करके कहा। साइम की आंखों में आज जो खुमार था, सनम निगाह झुकाने पे मजबूर हो गई। साइम ने एक नज़र इसे देखा और कमरे की लाइट बंद कर दी। सनम के पास आके साइम ने इसका धीरे से दुपट्टा उतारा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज्वेलरी उतार के इसकी चोली की पैक की डोरी खोली। साइम की टिक पर सनम का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी आंखें बंद थी। साइम ने चोली की डोरियाँ खोली तो सनम की कुछ इसके सामने ओपन हो गई। हैवी होने की वजह से सनम की शर्ट कंधों से नीचे खिसक रही थी। साइम ने इसके पुश पे अपने लैप रख के इसके सीने पर अपना हाथ रखकर इसे अपने से लगा लिया।
साइम की जिसारतें पड़ने लगी थी। इसने सनम के कंधों पे अब अपने होंठ रखे और उसकी चोली इसके तन से जुदा कर दी। साइड में पड़ी नाइटरू इसे उठा के दी और कहा, मुझे आज अपनी पुरानी सनम वापस मिली है सनम। मैं आज इसके और अपने दिल में सिर्फ प्यार महसूस करना चाहता हूँ। इतना कहकर साइम ने एक निगाह नीचे करके खड़ी सनम को देखा, जिसकी इसकी नज़र इसकी फड़फड़ाने हुए लबों पे गई। सैम से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने सनम को इसकी पूंछ से थामा, उसके लबों पे झुक किया। सनम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सैम को खुद से दूर करके इसने बहुत ज़ोर से सैम के सीने पे अपने दोनों हाथ रखे थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। किसका दौरानिया थोड़ा लंबा हुआ तो सनम ने अपने नाखून सैम के सीने में चिबोए, तब जाके वो सनम से पीछे हुआ और अपने होठों से सनम के होठों की लिपस्टिक साफ करने लगा। सनम ने एक पूरशिकवा निगाह साइम पर डाली जब साइम ने कहा, ऐसे मत देखो, मैं इससे आगे भी बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। जल्दी से जाओ, चेंज कर आओ। सनम जो अपनी तक बिना चोली की खड़ी थी, मुझसे साइम से निगाह चुरा रही थी, ना चाहते हुए भी नाइट उठा के चेंज करने चली गई। साइम ने अपने कपड़े चेंज किए और खिड़की के पास खड़े होकर सनम का इंतजार करने लगा। 20 मिनट हो गए मगर सनम इससे अभी तक नाइट ही ना पहनी गई। हाँ, बहुत शक है ना तुझे सनम बीबी भरे हॉल में अपने शौहर के साथ डांस करने का, अब भुगतो। तो सनम न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी, तो वो 2 बार से नाइटी निकाल के देखी और वापस रखी। सनम, 5 मिनट के अंदर तुम अगर बाहर ना आई तो फिर मैं अंदर आके तुम्हारे साथ नहाने का इरादा रखता हूँ। साइम ने दरवाजे से लग के ये बात कही, जिसे सुन के सनम के हाथ से नाइटी छूटते छूटते बची। इसने जैसे तैसे पसीने में शराबुर होकर नाइटी पहने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही कमरे का नज़ारा बिल्कुल चेंज था। कमरे में लाइट पर्पल कलर की डिम लाइट ऑन थी। हर जगह खुशबू वाली कैंडल जल रही थी। सनम किसी शहर में झगड़े झगड़े जैसे अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगी। जब वो कमरे के बीचों बीच पहुंची तो ढेर सारे मोती के फूल इस पर गिरे। तभी इसने इसे पीछे से आके साइम ने कमर से थामा और उसके कंधे पे अपने लप रखते हुए कहा, ऐसा ही कुछ तुम चाहती थी ना हमारी के हम शादी की पहली रात। साइम के कहने पे इसने घूम के साइम को देखा तो उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। आपको याद था? सनम ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। साइम ने बहुत आराम से उसकी आंखों की नमी को अपने लबों से छुआ और कहा, अभी तो सरप्राइज शुरू हुए हैं। ये कह के साइम ने उसे गोद में उठा के बेड पे लिटाया और एसी फुल करके कम्फर्ट उड़ा और लेटते ही अपना एक हाथ सीधा करके सनम को इशारा किया। सनम बहुत आराम से उसके हाथ पे आके लेट गई तो साइम ने इसे और खुद से लगाया और साइड ड्रायर में से एक बड़ी डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क चॉकलेट निकल काली साथ साथ इसकी मुँह दिखाई दी। चॉकलेट इसने सनम को दी तो मुस्कुराने लगी। खाओ, साइम के कहने पे सनम ने थोड़ी सी चॉकलेट मुंह में डाली तो साइम ने कहा, मुझे भी खिलाओ। साइम की बात पे सनम ने इसे चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ के दिया तो साइम ने सनम से लेकर दोबारा सनम के मुंह में डाला, उसके मुंह से चॉकलेट खाने लगा। साइम की सरकत से सनम की सांसों में हलचल होने लगी। साइम ने आधी से ज़्यादा चॉकलेट ऐसी खाई फिर इसे मुंह दिखाई दी। एक खूबसूरत सा डायमंड के टॉप्स, एक खूबसूरत सी रिंग जिसपे स्वाद बना हुआ था और आखिर में एक लॉकेट जिसपे डबल एस लिखा हुआ था। साइम ने इस रात सब वो काम किए थे जो कभी सनम ने इसके सामने अपनी ख्वाहिश का नाम देकर ज़ाहिर किए थे। यहाँ तक कि मुँह दिखाई भी सनम की पसंद की थी। साइम ने धीरे से अपने इस पे झुका और उसके जिस्म पे निगाह डालने लगा जब सनम ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। सनम की इस हरकत पे साइम ने इसके दोनों हाथ इसके चेहरे से हटा और उसके बालों पर अपने लब रखते हुए कहा, अब तो नाराज़ नहीं होना सनम मुझसे। सनम की ज़बान जो फर-फर चलती थी इसे तो एकदम ब्रेक लग चुका था साइम की गुर्बत से। इसने नली में गर्दन हिलाई। सैम की गहरे ग्रीन आंखों में आज इसे अपनी इज्जत व एहतराम मोहब्बत देखी इजाज़त है। सैम की इजाज़त मांगने पर सनम ने अपनी आंखें बंद करके अपनी रजामंदी जाहिर की। सैम बहुत आराम से उसके लबों पर झुका और उसके गले की डोरियां खोलने लगा। डोरियां खोल के उसने उसके दिल के मुकाम पे अपने लब रखे तो सनम ने उसके कंधों को अपने हाथों से मजबूती से थाम लिया। सैम ने उसकी गर्दन पे लव बाइट की तो सनम ने उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ दिए, मगर सैम पे आज सनम की गुर्बत का नशा था। इसके जिस्म की खुशबू वो आज अपने अंदर भरपूर समाना चाहता था। सनम के हाथों को अपने हाथों में लेकर इसने सनम को आज अपना बना लिया था। पीसी होटल में शानदार वलीमे की तकरीब जारी थी। तीनों कपल्स आज शान महफिल बने हुए थे। डार्क मैरून मैक्सी में हमजा थी तो इसी कलर के कोट में बासिल, लाइट बेबी पिंक कलर की मैक्सी में ही तो इसी कलर के कोट में जॉन, डार्क कलर ग्रे कलर की मैक्सी में सनम थी तो इसी कलर के कोट में साइम था। मगर इन सबको बजात मात दे रहा था जो ब्लैक डिनर सूट में जाने महफिल था। बजात मामू 1 मिनट बाद सुने,
बजाज जो वहाँ से बात करता है, वहाँ जो लाइट ग्रीन कलर के कोट में था, दोनों ने एक साथ इसे देखा। तब बजाज ने जान से कहा, हाँ जान बोलो। बजाज मामू वलीमा हमारा है। हाँ तो? बजाज ने नासमझी की हालत में जान को देखते हुए कहा, वलीमा हमारा है और जाने महफिल आप बने हुए हैं। जान के इतने सड़े हुए मुंह बना के कहने पे बजाज के साथ साथ वहाज का भी कहकमा निकला। वो देखे बिस्कटी कलर की साड़ी में जो दो लेडीज़ है ना, उन्होंने मुसलसल आपको नजरों के सार में लिया हुआ है। जॉन ने दो खूबसूरत लेडीज़ की तरफ इशारा किया करा जो वाकई में बेजाद को देख रही थी। मगर बेजाद ने इन्हें इग्नोर किया और जॉन का रुख शानजी की तरफ करके कहा, जो जेट ब्लैक साड़ी में नीली आंखों के साथ पूरी महफिल का तो पता नहीं, मगर बेजाद की दिले जानम बनी थी। मेरी निगाहें सिर्फ इसी पे ही हैं। इसी नोक-झोंक में बहुत अच्छे तरीके से वलीमा ने बर्ट किया था। सारी दुल्हनों को बेजाद ने वहाज के साथ घर की तरफ रवाना किया। बाकी तीनों दूल्हे बेजाद की हेल्प करने रुके थे क्योंकि वलीमे का इंतज़ाम बहुत हाई पैमाने पर था। आप नहीं चल रहे? शांति ने बजाज से कहा जो इसे और आशिक को मुर्तज़ा के साथ घर रवाना कर रहा था। मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा और हाँ, मेरा वेट करना आज तो। बजाज ने ये बोल के जैसे शांति को प्यार करना चाहा। शान ने आगे गला खंगालते हुए बजाज और शांति की तरफ आया कहा, बजाज बजाज मामू आज तो क्या मैं समझा नहीं। शान ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में बजाज से पूछा। जिसे सुन के चांदनी तो शर्मा के चली गई और शान की गर्दन बजाज के बाजुओं में थी। सब निपटा के तकरीबन पौने घंटे बाद बजाज घर की तरफ निकलने लगा जब इसके मोबाइल में एक वीडियो आई। बजाज जैसे-जैसे वीडियो देखने लगा इसके हाथ-पाँव ढीले पड़ने लगे। इस वीडियो में कोई मुर्तज़ा को बहुत मार रहा था और शानज़ी के मुँह पे लगातार कोई थप्पड़ मार रहा था। इसका बेटा आशिक़ भी लबलबते रो रहा था। शानज़ी बेज़ाद इतनी ज़ोर से चीखा। वीडियो देख के साइम, सुआद, बादल तीनों उसके पास दौड़ते हुए आए। इन तीनों ने पहली बार बेज़ाद राजपूत के चेहरे पे डर, उसकी आँखों में आँसू देखे थे। क्या हुआ मामू? क्या हुआ मामू? साहब ने चीख के पूछा। तब इसके नंबर पे एक कॉल आई। देख तो लिया होगा अपने प्यारों का हाल तो बिना देर के इस एड्रेस पे आ जाओ जो मैंने वीडियो के साथ भेजा है और हाँ, अकेले, वरना यहाँ तुम्हें अपने प्यारे नहीं सिर्फ इसकी लाशें मिलेंगी। इतना कह के कॉल कट हुई तो बेदात दौड़ता वो हाल से बाहर निकला और तीनों भी इसके पीछे भागे। जब बेदात मुड़ के दोबारा चीखा और कहा, कोई नहीं आएगा पीछे। सुकून से शांति और आयशा आंखें बंद करके गाड़ी में बैठे थे। थकान इतनी हो गई थी कि शांति को गाड़ी में ही नींद आ गई। मुर्तज़ा भी अपनी दौर में गाड़ी चला रहा था कि एकदम मुर्तज़ा ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। शांति एकदम झटके से उठी। मुर्तज़ा भाई गाड़ी क्यों रोक दी? भाभी देखी शायद वो कोई पड़ा है रोड पे, खून भी पड़ा है सड़क पे। शांति ने मुर्तज़ा के कहने पे सामने देखा तो वाकई कोई रोड पे पड़ा था और उसके सर के पास बहुत सारा खून भी पड़ा था। मुर्तज़ा भाई आप जाके देखें। नहीं भाभी वैसे ही ये सड़क सुनसान है, मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। अरे मुर्तज़ा भाई बेचारे को कोई मार के चला गया, जाके देखें जिंदा है भी या नहीं। शांति के इसरार पर मुर्तज़ा नीचे उतरा मगर अफसोस इसकी गन गाड़ी में ही रह गई। मुर्तज़ा ने जैसे ज़मीन पर पड़े बंदे का सही किया तो इसने फ़ौरन मुर्तज़ा पे चाकू से वार किया। इधर मुर्तज़ा पे वार हुआ, इधर शांति के औसान ख़त्म हुए। इससे पहले वो गाड़ी का डोर लॉक करके गाड़ी को चलाती किसी ने उसकी तरफ का गेट खोला, उसके माथे पे पिस्टल रख के इसे बाहर आने का इशारा किया। शांति ने जैसे ही पिस्टल रखने वाले को देखा तो गुस्से में कहा, मुराद जाने दो हमें वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। शांति की बात पे मुराद ने उसको बालों से पकड़ के बाहर निकाला तो गाड़ी में बैठा आशिक़ रोने लगा। मुराद ने उसे बाहर निकाल के एक जोरदार थप्पड़ शांति के मुंह पे मारा। एकदम इसका सर गाड़ी से टकराया तो खून निकलने लगा। मुराद और उसके साथियों ने इन तीनों को अपनी गाड़ी में डाला और ले गए। मुर्तज़ा बुरी तरह ज़ख्मी था, फिर भी इसे वो लोग पूरी तरह मार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुराद के साथ रुबना को देख के शांति झटकों में आ गई। रुबना ने जैसे शांति को थप्पड़ मारा, आशिक़ दौड़ता हुआ शांति से लिपट गया। आशिक़ बेटा मेरे पास आओ, ये अच्छी औरत नहीं है, मैं आपकी मम्मा हूँ। नहीं हो आप मेरी मम्मा। आशिक़ ने काफ़ी चीख के ये बात कही जिसे सुन के लुबना 2 मिनट के लिए लुबना खामोश हो गई, मगर इसने फिर भी आशिक़ को खींचते हुए शांति से दूर हुआ और लगातार शांति के मुँह पर थप्पड़ मारे। लुबना की उंगलियों में मौजूद अंगूठी लुबना का चेहरा काफ़ी ज़ख्मी कर चुकी थी। लुबना मार के हटी तो मुराद शांति को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा बेदात की आवाज़ गूंजी, एक और हाथ लगाया तो तूने इसे मुराद तो सारी ज़िंदगी तू अपने हाथों के लिए तरसेगा। इतना बोल के जैसे ही आगे बढ़ने लगा किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से डंडा मारा। डंडा इतनी जोर से मारा गया कि बेजाद के सर से तेज़ी से खून निकलने लगा। बेजाद ने जब गर्दन घुमा के मारने वाले को देखा तो लुबना थी। बेजाद अपना सर पकड़ के तेज़ी से नीचे बैठा। बेजाद शर्म की एक दिलखराश चीख निकली और वो दौड़ती हुई बेजाद के पास जाने लगी। तब मुराद ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे थप्पड़ कितनी ज़ोर से पड़ा था मेरा।
इतना बोल के मुराद ने शांति की साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचा। नहीं नहीं मुराद, शान से दूर तक चीखने लगी, मगर मुराद ने इसे अपनी तरफ खींचा। बेदात खुलती बंद आंखों से ये मंजर देख रहा था, मगर फिर भी हिम्मत करके उठा और मुराद को कुर्ती से पकड़ के शान से दूर किया। लुबना ने जैसे ही बेदात पे फायर करना चाहा, एक तेज तेज धार चाकू लुबना का हाथ चीरता हुआ चला गया। लुबना अपना हाथ पकड़ते हुए पूरी तरह चीखने लगी। जॉन का निशाना कभी नहीं चूकता था। जॉन ने खुद को दांत दी। मामू साइम की नज़र जैसे ही बेदात पे पड़ी और उस तक तेजी से आया। जॉन और बाजी ने लुबना, मुराद और उसके साथियों को खूब धुलाई की। इतने में पुलिस भी पहुंच गई, मगर बेसात और शान से बेहोश हो चुके थे। आशिर और मुर्तज़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पुलिस मुराद और लुबना को पकड़ के ले जा चुकी थी। जॉन, मामू और शांति की हालत ठीक नहीं। इन्हें फौरन अस्पताल लेके चलो। साइम ने शांति को गोद में उठाया। जॉन और बादल ने मुर्तज़ा, आशिर और बज़ार को जैसे तैसे गाड़ी में डाला और अस्पताल के लिए निकले। अस्पताल का पूरा कॉरिडोर भरा था, मगर हर तरफ खामोशी थी। प्रसाद को होश आ गया था, मगर शांति अभी तक आईसीयू में थी। 1 घंटा होने को आया था, मगर कोई डॉक्टर अभी तक आईसीयू से बाहर नहीं आया था। प्रसाद अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना शांति की जिंदगी के लिए दुआगो था। मजीद आधे घंटे बाद आईसीयू का रूम का खुला तो डॉक्टर बाहर आए। मेरी वाइफ कैसी है? प्रसाद ने तकरीबन रोते हुए ये बात पूछी। आपकी वाइफ अब ठीक है और आपके बेबीज़ भी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर ये बात बेबीज़ मतलब बेदात के साथ साथ ये बात तकरीबन मौजूद सब ने एक साथ पूछी। जी बेदात सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपके आपके ट्रिपल हैं बेबीज़। डॉक्टर की बात पे बेदात खुशी से एकदम शॉक्ड हो गया और वही सजदे में गिर गया। 1 साल बाद 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। जहाँ सभी खुश थे, जॉन हीर लंदन से वापस आ रहे थे। जॉन हीर को लंदन लेके गया था ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके, जो इसकी वजह से अधूरा रह गया था। अभी वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, क्योंकि परसों बेदात के बच्चों का हकीका और पहली सालगिरह थी। जॉन ने गाड़ी सिग्नल पर रुकते हुए एक नज़र अपनी बराबर में बैठी हीर को देखा, जो मज़े से मिल्कशेक पी रही थी। बादल की नज़र हीर से होती हुई सामने गई, जहाँ गाड़ी में मौजूद 2 लड़के मुसलसल हीर को देख रहे थे, और वजह जॉन अच्छी तरह जानता था। जॉन ने अपनी मुठ्ठियाँ बीची और हीर से कहा कि मेरी गोद में आके बैठो। ये जो मज़े से शेक पी रही थी, जॉन की बात सुनकर एकदम से फंदा लगा। उसने कहा, व्हाट? मैंने कहा मेरी गोद में आके बैठो। जॉन, मगर मैं कैसे? यहाँ गाड़ी में पागल हो गए हो? एक दफ़ा और तुमने बहस की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये जानती इंसान को इसलिए बहस करना तरफ किया और खामोशी से जॉन की गोद में बैठने के लिए उठी। जॉन ने स्ट्रिंग पर से हाथ उठाया, एक हाथ हीर की कमर पर रख के इसे अपनी गोद में बिठाया। हीर का चेहरा जॉन की गर्दन पे छाया था। जॉन ने इसी पोजीशन में गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला। एक नज़र जैसे इसने इन लड़कों पर डाली, इन लड़कों ने फौरन अपनी निगाह का जाविया तब्दील किया। मम्मा, हाँ मम्मा की जान, शांति ने रूहान को तैयार करते हुए आशीष से कहा, जो हाथ में टाई लेकर उदास था शांति को पुकार रहा था। मम्मा, मैंने पापा से कहा पापा मेरी टाई बांध दें, तो कहने लगे मैं अपनी प्रिंसेस को तैयार कर रहा हूँ। सॉरी, अनाया को न जाने कौन कौन से क्लिप लगा लगा के चेक कर रहे हैं, मुझे टाई नहीं बांध रहे। क्या ऐसा कहा पापा ने? शांति ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से पूछा। हाँ मम्मा, अभी बता दो इस किंग और की प्रिंसेस को हिम्मत कैसी हुई मेरी शहजादे को मना करने की? शानजा ने रूहान और हान को तैयार करके नीचे पार्टी में भेजा। गवर्नेंस के हाथ और खुद बेदात की खबर लेने पहुंची, मगर अफसोस वो अपनी प्रिंसेस को लेकर पार्टी में जा चुका था। पार्टी अपने उरूज पे थी। बेदात का आज पूरा खानदान इस खुशी में शरीक था। बलाच और इतरत भी आए हुए थे अपने दोनों बेटियों के साथ। सनम, साइम, जॉन, हीर, बाजिल और हुंदा, आज सबने एक जैसी ड्रेसिंग करी थी। ब्लैक डिनर सूट में बेदात आज भी सबको मात दे रहा था, और शान से ब्लैक रेड साड़ी पे इसकी जान बनी हुई थी। अबे यार शानजी, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, कब खुलेगा खाना? जॉन ने काफ़ी सड़ी हुई शक्ल बना के कहा। जॉन, बेदात के कि कोई बहुत पुराने दोस्त हैं लाहौर से आने वाले, बस इन्हीं का इंतज़ार है। अच्छा चलो, मैं इतने सलाह से काम चलाऊँ। जॉन की कहकर वहाँ से चला गया। जब बेदात किसी को लेकर इन सब के पास आया, भाई इनसे मिलो, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुमायूं और ये है इनकी वाइफ अईरा। सभी इन दोनों को देखकर हैरान थे। साइम और बादल की तो समझ में नहीं आया कि बेज़ात ज़्यादा खूबसूरत है या हुमायूं। वही हाल लड़कियों का भी था, इनकी भी समझ नहीं आता कि शान की आंखें ज़्यादा खूबसूरत है या ईरा की। ये ईरा के गोद में मौजूद इसके 3 साल बेटे की। उफ, सलाद से थोड़ा गुजारा हुआ है। अभी जॉन टेबल पर आके पूरी बात करता। ईरा को देखकर एकदम रुका और कहा, भाई बताया नहीं किसी ने? ये बारबी डॉल भी इनवाइट है पार्टी में।
जवान की बात पे फ़हद और हुमायूं का कहना हो जाए। सब जवान ने पलट कर हुमायूं और फ़हद को देखा, जबकि ईरा जवान की तारीफ में अच्छी खासी नर्वस हो चुकी थी। हुमायूं और फ़हद को एक साथ खड़ा देखकर जवान ने सड़ा हुआ मुंह बना के पाजिल और साइम से कहा, ओ भाई चलो भाई, हमें यहाँ कोई नहीं देखने वाला जब तक ये दोनों यहाँ पर हैं। जवान के कहने पे एकदम फिर सबका कहना पूछा। जब हुमायूं ने फ़हद से पूछा, ये यही है जवान है? हाँ यार छिचोड़ा। जवान बजाज ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, हुमायूं भाई मैं अभी बता दूं मैं हीरा को हरगिज़ भाभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये किसी एंगल से भाभी मटेरियल नहीं, और दूसरी बात मुझसे उम्र में छोटी है। जवान की बात पे जहाँ हीरा नर्वस हुई, वहीं हुमायूं ने जवान की बात सुन के हाँ में गर्दन हिलाई। जॉन के कहने पे ईरा ने घबरा कर हुमायूं को देखा, जो आंखों में शरारत लिए इसलिए इसे ही देख रहा था। हुमायूं जब मुस्कुराया तब सनम हीर ने हुंजा से कहा, बीएम हुमायूं भाई की मुस्कुराहट आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया लेडीज़। हुमायूं ने झुक के इनकी तारीफ कबूल की। वैसे लगता है काफ़ी जिगराना है आप दोनों का। एक तो दोनों की आंखें ग्रीन, दोनों की वाइफ की आंखें ब्लू, दोनों की खूबसूरती बेमिसाल। इतरत के कहने पर सबने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। खाना खाने के बाद हुमायूं और ईरा चले गए। इनकी फ्लाइट थी दुबई की। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। जब जवान ने डीजे की तरफ इशारा किया और उसने एक सॉन्ग प्ले किया। एक फोकस लाइट बेजाद और शांति पे थी। जब सबने इन्हें डांस के लिए फोर्स किया। गाने के बोल पर एदाद ने खुद भी गाना शुरू किया और शांति का हाथ थाम के इसे गोल गोल घुमाया। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा। बेजाद ने इसे गोल गोल घुमा के एकदम इसकी बुझ से अपने आप से लगा के इसे पेट से थामा। मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया। दोबारा इसे घुमा के इसे अपने आप से लगाया। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानिया, कितना सोना तू है। आखिरी में बता ने इसके माथे पे अपनी लब रख के कहा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब जवान ने अपने बराबर में खड़े साइम से कहा, यार मैं ज़िंदगी में मामू जैसा बनना चाहता हूँ, सबसे अलग, जिसे अल्लाह ने सब कुछ अनोखा दिया हो, बीवी बच्चे, वो भी माशाल्लाह तीन तीन, एक साथ पैसा शोहरत दौलत हुस्न, मगर जवान ये नामुमकिन है। साइम के कहने पे जवान ने इसे देखते हुए कहा, क्यों? साइम ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, क्योंकि बेजाद राजपूत जैसा कोई नहीं। साइम के बोलने पर जवान ने हंसते हुए कहा, हाँ ये तो है।